चलिए बेटा, तो बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टॉपिक को स्टार्ट करा था। मैंने कोशिश तो करी थी कि ये वन शॉट में ही निपट जाए, लेकिन क्योंकि हम रीडिंग भी देख रहे थे, हम कॉन्सेप्ट हैंड रिटन नोट से भी करे थे, तो हमने 1-1.5 घंटा लगाया था और हमने जो है आधा से ज्यादा चैप्टर कर लिया है। एक बार फटफट से रिवाइज जरूर करवाऊंगा बेटा आपको। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि लॉ क्या होता है। लॉ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट इंपोज करती है सिक्योरिंग द वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। लॉ के 3 मेजर सोर्सेज होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, और तीसरा जो जुडिशियल डिसीजन है प्रीवियस कोर्ट्स में उनको भी रेफरेंस ले सकते हैं। कस्टम एंड यूसेज की बात करी थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ लॉ की, तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को, जिसमें रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी दोनों होती है, और वहां पे होते हैं मिनिस्टर जिन्हें इलेक्ट करती है पब्लिक। दूसरा, जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगा वो अप्लाई होते हैं ऑल ऑफ इंडिया में। पहले पोर्शन ऑफ इंडिया में होते थे, लेकिन अब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया तो ऑल ऑफ इंडिया में। और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा वो स्टेट बॉर्डर्स में ही एप्लीकेबल होते हैं जिस स्टेट के है। उसके बाद 1935 में बेटा पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया था बाद में, पहले चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट ऑफ यूके ने बनाया था। इसने यूनिटरी इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था फेडरल इंडिया में, मतलब पावर जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों पे रहेगी। और इन्होंने अपने जजमेंट के लिए जो कोड बनाया वो बनाया था फेडरल कोड। फेडरल कोड जो है वो क्रिमिनल सिविल सारे टाइप के लॉज के वो देखता था। और 12 साल में इसने सिर्फ 151 केसेस ही रखे और बाद में फेडरल कोड को कन्वर्ट कर दिया था इनटू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा बेटा पहले जो है इंडिपेंडेंस से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक का टाइम था, उस ड्यूरेशन में फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोविजनल असेंबली बनाई थी, जिन्होंने इंपॉर्टेंट लॉज उस पीरियड में पास करे थे। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो गया, तरीका पता लग गया भाई कैसे लॉ बनेगा, तो हमने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसमें 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पर्टिकुलर मैटर्स बताए होते हैं कि किस मैटर में कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। जैसे सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट में स्टेट एंड कॉन्करेंट में दोनों। फिर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है। जब आप उस ड्राफ्ट को प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में तो वो बिल बनता है। फिर आप उसे पास कराएंगे लोकसभा से, फिर आप उसे पास कराएंगे राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट की असेंट लेंगे, और फाइनली गवर्नमेंट जो है उसे अपने ऑफिशियल पब्लिकेशन यानी ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करेगी। जैसे ही अनाउंस करेगी तो हम बोलेंगे भैया लॉ जो है वो बन गया। अगर बीच में वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा से फेल हो जाता है तो आपको फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है जब तक वो पास ना हो, चेंजेस कर करके। ठीक है, ये लॉ को बनाने का भी प्रोसेस है, और अगर किसी लॉ में चेंज करना है तो भी यही प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ लॉ की मैंने आपको बात करी थी बेटा, आपको अच्छे से बताया था। क्रिमिनल लॉ होती है, सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में 2 चीजें चलती है, एक आईपीसी चलता है जिसमें वो कैसा क्राइम है उसका नेचर उसकी पनिशमेंट बताएंगे, लेकिन पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए सीआरपीसी चलता है। तो दोनों एक क्रिमिनल लॉ में आते हैं। सिविल लॉ जो होता है वो लॉ होता है जो अदर देन क्रिमिनल लॉ होता है। इसमें सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, और यहां पे जो है पनिशमेंट वगैरह सब यही सीपीसी बताता है। जनरली यहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ कंपनसेशन फॉर्म में होती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में कंपनसेशन इंप्रिजनमेंट दोनों होती है। फिर कॉमन लॉ भी बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी बताया था। तो ये सारा हमने रैप अप करा बेटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत ना है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और अपना लास्ट 1-2 टॉपिक बचे हैं उनको फटफट रैप अप करेंगे। तो आप एकदम एकदम फ्रेश हेडिंग डालना, और कॉन्सेप्ट का नाम है एनफोर्सिंग द लॉ। कॉन्सेप्ट का नाम है एनफोर्सिंग द लॉ। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट का नाम है इन्फोर्सिंग द लॉ। अब बहुत 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 ध्यान से समझना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 3 पार्ट में डिवाइड करा बेटा। एक होता है पहला लेजिस्लेशन,
दूसरा होता है बेटा एग्जीक्यूशन। अरे भाई, बेटा आपको आवाज आ रही है? हेलो बेटा, एक बारी बताना, कंफर्म करना यार, आवाज आ रही है? एकदम से ब्लैक हो गई स्क्रीन। यस सर, ठीक है ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आप नोट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेशन, ठीक है, तीन बॉडीज है, तीन अथॉरिटीज है। एक होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशियल। ये आपने बचपन में भी मतलब एसएसटी वेसएसटी में पढ़ा होगा। बेटा लेजिस्लेशन वाले जो है, लेजिस्लेशन वाले, ये वो लोग होते हैं जो लॉ मेकर होते हैं। ये वो लोग हैं जो लॉ को बनाते हैं, लॉ मेकर। सबसे पहले आता है लेजिस्लेशन वाले, इनका काम है लॉ को बनाना, ठीक है। और इसमें बेस्ट एग्जांपल अगर मैं डालूं तो यहां पे आएगा पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन पार्ट में आता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एनफोर्स करना, एनफोर्स करना या फिर इंप्लीमेंट करना, जो भी आप समझो, लॉ को एनफोर्स करना या फिर इंप्लीमेंट करना। तो लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया, अब वो एनफोर्स नहीं कराएगा ना कि लॉ को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब सही चल रहा नहीं चल रहा, ना। इसमें आते हैं जो लॉ को एनफोर्स करते हैं, वो होती है मिनिस्ट्रीज। इसमें कौन आती है बेटा? मिनिस्ट्रीज आती है इसमें, ठीक है। अब लास्ट होता है जुडिशियल। ये होते हैं जो लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब अगर लॉ इन्फोर्स हुआ और लॉ इन्फोर्स करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई, तो ये इंटरप्रेट करेंगे, भाई ये पार्लियामेंट ने जब ये लॉ बनाया तो वो ये कहना चाहता है, कोई कंफ्यूजन ना हो। लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड जस्टिस देते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जजमेंट्स देते हैं, राइट। और इसमें आपके क्या आ गए बेटा? इसमें आ गए आपके सारे कोर्ट्स। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपसे बात बोली गई है, ठीक है। बहुत ही इजी एकदम। अब हमें, आप एक बात बताओ बेटा, अभी जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इन्फोर्सिंग द लॉ। इन्फोर्सिंग द लॉ, भाई ये तो लॉ मेकर है, ये लॉ को इन्फोर्स करता है और ये लॉ का इंटरप्रिटेशन जस्टिस देता है। तो हमें जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव की बात करें बेटा। हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज पढ़ने वाले हैं। अब मैं ऊपर से बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। ये इनका काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना। अब इसमें मैंने बोला मिनिस्ट्रीज आती है। अब मिनिस्ट्रीज जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है, मिनिस्ट्रीज जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो हमें जो पढ़नी है चार, पहली होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फिर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर होती है मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और लास्ट जो हमें पढ़नी है बेटा, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनका काम है लॉ को एनफोर्स करना। इसमें मिनिस्ट्रीज आती है बहुत सारी, हमें चार पढ़नी है, ठीक है। और एक और बात, इन सब का, इन सब मिनिस्ट्रीज का हेड होते हैं जो कि होते हैं मिनिस्टर्स, यानी जिन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो जो भी मिनिस्ट्री को संभालने के लिए मिनिस्टर है, दैट इज योर कैबिनेट मिनिस्टर, और वो इनको हेड करेगा, ठीक है। ये तो मेन हेड हो गए। अब आप पढ़ोगे कि कैबिनेट मिनिस्टर तो है, वो तो हेड है ना सर, इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो बेटा इनके अंदर ना सारा, हर मिनिस्ट्री के अंदर, पूरी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, इन सब के अंदर क्या होते हैं? वो बंदे होते हैं जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले, जितने भी आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो सब इसके अंदर वर्क करते होते हैं। तो ये इसका पूरा सीन है। हेड करेगा कैबिनेट मिनिस्टर पूरी मिनिस्ट्री को, और इस मिनिस्ट्रीज के अंदर जो एग्जीक्यूशन करेंगे, जो लोग काम करेंगे, वो इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे, वहां के जो एम्प्लॉयज है वो लोग होंगे, ये चीजें। पहले बताओ भाई, ओवरव्यू मिल गया आपको? ये पूरा आपका काम है। अभी हमें कौन सा पढ़ना है? अभी हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है बेटा, एग्जीक्यूटिव वाला, क्योंकि हमें पढ़ना है लॉ को एनफोर्स कैसे करना है। टॉपिक का नाम है एनफोर्सिंग द लॉ। क्या बेटा? एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स अभी लिखवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक बार ना इसका इंट्रोडक्शन जरा बुक से देख लेते हैं, फिर मेन मिनिस्ट्रीज पे तो हमें जाना ही है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा, ये रहा। देखो टॉपिक का नाम है इन्फोर्सिंग द लॉ, बस आपको रीड करवा रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है पेपर ओरिएंटेड। पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे शॉर्ट नोट लिखो, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे शॉर्ट नोट लिखो, बस ऐसे शॉर्ट नोट आएगा 4 नंबर का, 4-6 नंबर का, 3-3 के 2 आ जाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है आफ्टर लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स्ड। कह रहे जैसे ही पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, वो तो लॉ मेकर है, आपको उस लॉ को एनफोर्स करना पड़ेगा। somebody should monitor whether law is being followed। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा भाई कि लॉ फॉलो हो भी रहा है नहीं हो रहा, यही तो इंटरप्रेट इंप्लीमेंट करते हैं ना लॉ को। दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये मॉनिटर करना, एनफोर्स करवाना, ये किसका जॉब है? एग्जीक्यूटिव का। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनफोर्सिंग अथॉरिटी। भाई डिपेंड करेगा कि वो सेंटर का लॉ है या स्टेट का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी बन जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं बनती, वो मिनिस्ट्रीज को डिवाइड करती है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट फंक्शंस आर, देखो बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। इस काम के एनफोर्स कराने के लिए हमने अलग अलग, अब एक ही बंदा सारा करेगा दिक्कत हो जाएगी, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना दी। अब जितना भी फाइनेंस का काम है कि सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, कहां पैसा जाएगा, वो सारा काम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालेगी। जितने भी कंपनी वमनी, अब जैसे हमारे इसमें कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था, सारा का सारा कौन है? सारा का सारा काम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। सबसे पहले क्या होता है? मैंने बताया था, सबसे पहले होता है आरओसी, सबसे जूनियर लेवल पे। आरओसी के ऊपर था रीजनल डायरेक्टर, और रीजनल डायरेक्टर के ऊपर कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए जैसे बोलते हैं। कह रहे सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज कौन कौन? ये 4 हमें पढ़नी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। दीज मिनिस्ट्रीज को हेड कौन करता है बेटा? मिनिस्टर्स रन बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। तो इन मिनिस्ट्रीज को हेड करता है कैबिनेट के मिनिस्टर्स, और ये रन किससे होती है भाई? ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज से। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे एक बार रीड करेंगे क्या बोल रहा है। बस ये वाला पार्ट आपको रीड करवाना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी वो सब तो मैंने वहां लिखवाई दिया था। हाँ जी आगे आइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू, अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू एक्सरसाइज करवा रहे। अ मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल सच एज सिविल सर्वेंट। अब कह रहा है मिनिस्ट्री में कौन कौन आता है? नोन एज सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर। तो इसमें एम्प्लॉय जो है वो होते हैं सिविल सर्वेंट, और पॉलिटिकली अकाउंटेबल मतलब जो मेन पर्सन जो अकाउंटेबिलिटी लेगा वो मिनिस्टर होगा। मोस्ट मेजर मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स, who sits in Union Council of Ministers and is typically supported by a team of junior ministers called Minister of States। तो वो डिवीजन बता रहे कैसे होगा, मतलब सबसे नीचे होंगे सिविल सर्वेंट्स, ये जो है ये एम्प्लॉय होंगे बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है वो फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, सॉरी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये क्या है? ये जूनियर मिनिस्टर है इनकी टीम, और उसके ऊपर सीधा लास्ट आता है भाई मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर भाई साहब है, ये क्या होते हैं बेटा? ये हेड होते हैं, और जनरली ये कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट इंप्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ये इंप्लीमेंट इन्फोर्स कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्फोर्स करती है थ्रू सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, will be the sum of the major ministers and laws such as। अब जैसे इसने क्या बोला, एक एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ये लॉ हो गया।
अब इसे इंप्लीमेंट इन्फोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने बोर्ड बनाया क्या? सीबीडीटी। आप अब ये इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, सीबीडीटी आपको बार बार दिखता रहेगा। सीबीडीटी होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ये सारा काम सीबीडी यही करता है, और उसके अंदर आपका जो है इनकम टैक्स एक्ट को रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर कौन होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें सारे ना आईआरएस ऑफिसर होते हैं। सर आईआरएस क्या होता है बेटा? जैसे आईपी सबसे ऊपर पोस्ट होती है आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे एक होता है आईपीएस जो पुलिस सर्विस होता है। आईआरएस होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। जब आप इसके, ये भी सेम यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम होता है, और जब आप इसमें जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड मतलब एक पोजीशन मिलती है, ऐसा सीन है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, ये बस आपके रीडिंग के लिए है, इसमें आपको कुछ ऐसा याद नहीं रखना, बस आपको मिनिस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। बस आप कुछ मत करना। आपने ये वाला चार्ट मेरे हिसाब से बना लिया है, अगर बना लिया तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तो हेड करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें लिख लेना रन बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। अब बेटा यहां पे हम डिस्कस करने वाले एक एक करके एक एक मिनिस्ट्री को, और एक एक मिनिस्ट्री को फटफट से करेंगे कंप्लीट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आप डालिए पॉइंट नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले आप डालेंगे पॉइंट नंबर 1, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब भाई ध्यान से सुनना, एक एक करके बेटा पॉइंट लिखना, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है? फिर मैं एक एक करके समझा दूंगा, थोड़ा सा, ये ज्यादा कुछ नहीं है। पहला पॉइंट, ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। पॉइंट नंबर 2, मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया concerned with the economy of India, serving as the treasury of India। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है जो ना इकोनॉमी के लिए होती है, सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। मतलब बेटा सरकार को कितनी सारी एक्टिविटीज करनी है, अब सरकार को उन एक्टिविटी को करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो फाइनेंस कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा? वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला कि यार इस बार ना हमें इतना अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है, तो भैया सबसे पहले बुलाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, भाई तू इधर आ, पैसा कहां से आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितना चाहिए? 10,000 करोड़, अच्छा मैं लाती हूँ। सबसे पहले वो पकड़ेंगे डायरेक्ट टैक्स वालों को, हाँ भाई डायरेक्ट टैक्स तुमसे कितना पैसा आएगा? उन्होंने बोला जी 2,00,000 करोड़ है, तो उनसे डायरेक्ट टैक्स वालों से ले लिया। फिर बुलाया जीएसटी वालों को, हाँ भाई जीएसटी काउंसिल वालों इधर आओ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को करने हैं उनके लिए जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, ये इसका काम है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखो, इट कंसर्न्स with
टैक्सेशन, इसके कंसर्न टैक्सेशन से होता है, कॉमा फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, कॉमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक बैंक की बात कर रहा है, कॉमा कैपिटल मार्केट, कॉमा सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस एंड यूनियन बजट। बेटा यूनियन बजट तो यार आपने पढ़ा हुआ है यार। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैटर क्या क्या होता है, टैक्सेशन का, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड लॉज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी है, बैंक बैंक, कैपिटल मार्केट आपका स्टॉक मार्केट, और कोई भी स्टेट सेंट्रल या स्टेट फाइनेंस हो गया, और यूनियन बजट, मतलब हर साल जो बजट बनता है कि कहां से पैसा आएगा कहां जाएगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड आपको पता है कौन करता है, निर्मला सीतारमन जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर है। बस जी। पॉइंट नंबर 4 लिखो भाई, शॉर्ट नोट आएगा सीधा लिखने को 3 नंबर में। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, many of your day to day work life will be impacted by this ministry and छोड़ो, by this ministry full stop। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, one of the important functions of the finance ministry is the presentation of the union budget। presentation of the union budget। बेटा ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनप्रीत, संदीप, सुयश, बेटा कोई दिक्कत? बस आपको बेटा रीड करना है, थोड़ा लर्न करना है, और तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी मिनिस्ट्री है, पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, अब इसी में नीचे हेडिंग डालना। अब आपको ना हर मिनिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्री पढ़नी है शॉर्ट नोट में, और उसका ना कॉन्स्टिट्यूशन भी रखना है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। तो आप इसी में पॉइंट डालना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप इसमें लिखना पॉइंट नंबर 1, ये क्या होती है, एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बेटा एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम। पॉइंट नंबर 2, इसमें 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती है। दैट इज नंबर ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, नंबर बी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, थर्ड इसमें आता है बेटा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और फोर्थ आता है इसमें इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 सेंट्रल सर्विसेज आती है,
चार आप समझो तो डिपार्टमेंट बोल सकते हो आप, रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस एंड सिविल। तो इन चारों को मिला के ये कॉन्स्टिट्यूट होती है। और एक और अलग से आता है, ऑल्सो दी एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इन चारों की तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा ऑल्सो दी एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, जो सीएम में होते हैं, उसमें भी यही एपेक्स अथॉरिटी है। तो ये सबको कंट्रोल करती है, इन पांचों को। चार तो मेजर ये है और लास्ट एक ये बता दिया। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट? संदीप, मनप्रीत बेटा कोई दिक्कत? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, वो आपको पढ़ना है। और दूसरा, इसके अंदर किस किस को ये कंट्रोल करती है, तो रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट अकाउंट सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, सबको ये रेगुलेट कर रही है। मनप्रीत भाई कोई डाउट एक बार चैट पे बता दो भाई जल्दी से। मतलब इसको यार बस पढ़ना है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस आपको रीड करना है अच्छे से इसको। आज ही बेटा एक नोट डाल दीजिए प्लीज, इसमें एक नोट डाल दीजिए आपकी नॉलेज के लिए, बुक में देखा हुआ है बॉक्स में लगा के। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर? तो बेटा आपको पता है ना, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो यूनियन बजट को प्रेजेंट करता है। जैसे करंटली जो है निर्मला सीतारमन जी ने हमारा बजट प्रेजेंट करा था, तो सबसे ज्यादा नंबर किसने प्रेजेंट करे? तो जब आप प्रेजेंट ये पॉइंट लिखोगे तो आप ये नोट भी दे सकते हो नॉलेज के लिए। सबसे पहले आते हैं श्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बजट्स को प्रेजेंट करा है, 10 बजट को। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं बेटा, ये हाईएस्ट है। नंबर 2 पे आते हैं श्री पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बजट्स को प्रेजेंट करे। थर्ड पे आते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 8 बजट प्रेजेंट करे। फिर श्री यशवंत सिन्हा, इन्होंने भी 8 बजट प्रेजेंट करे हैं। और फिफ्थ, इनको तो आप जानते होंगे, तो अभी अभी इनका देहांत हुआ है, मनमोहन सिंह, इन्होंने भैया 6 बजट प्रेजेंट करे हैं। तो ये आपके एक बॉक्स में लिस्ट दे रखी है, आप अपने आंसर में इसको एज अ पार्ट बना के डाल सकते हो। ठीक है, पहले बताओ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई दिक्कत? एक पार्ट कर लिया बेटा, ये थोड़ा बड़ा था बस, बाकी सब इतने बड़े नहीं है, बाकी सब छोटे छोटे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है ये नोट दे दिया। इसमें कौन कौन सी बॉडीज आती है जो इसके अंदर है, जो कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो सारे ये है। और बजट की भी बात कर दी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट को प्रेजेंट करना। अब बाकी सारे छोटे छोटे, टेंशन में देना, एक एक पैराग्राफ के, ज्यादा नहीं है इसमें। चलिए 1 मिनट देना, 1 मिनट, मीटिंग को रिज्वाइन कर लो पहले, फिर हम रीस्टार्ट करते हैं जल्दी से। प्रॉपर्ली बनाते रहिए बेटा, आपको बुक से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स आर मोर 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 देन सफिशिएंट। बाकी आप मैच कर लेना, एक एक चीज मैंने डाल दिया है।
एनफोर्सिंग द लॉ में एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, एक एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ लिया है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आगे बढ़ते हैं बाकी तीन पे, और बाकी तीन बहुत छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सेकंड डालो बेटा, जल्दी से सेकंड डालेंगे, विच इज भैया एज अ सीए, ये भी मिनिस्ट्री हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पूरा कंपनीज एक्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, पूरा एलएलपी एक्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं भाई। पहली बात पॉइंट में लिखेंगे भाई जल्दी से, पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पहले लिखो इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। पॉइंट नंबर 2, इसका काम क्या है, प्राइमरली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये इन एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इन एक्ट का सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, फॉलो किए जा रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इसका एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट 1956 जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन यही करती थी। इसके अलावा सर क्या इतना ही नहीं बेटा, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये भी आपने पढ़ा है, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, एमसीए करता है। और लास्ट एंड दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, कंपनीज एक्ट 2013 पुराना वाला एलएलपी, और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बेटा ये भी एक एक्ट होता है, और ये ना तब लगता है जब कोई इंसॉल्वेंट होता है ना, तो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर होता है पूरा वो ये एक्ट बताता है। तो ये चारों एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो मैटर है वो एमसीए के द्वारा होता है। तो एमसीए मेनली इन सबको रेगुलेट करता है। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंटरप्राइज बिजनेसेस के लिए, जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में एंगेज है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स। ये मिनिस्ट्री भी सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड थ्रू these officers are elected through the civil services examination conducted by UPSC, which is Union Public Service Commission. Union Public Service Commission. ठीक है, और लास्ट पॉइंट बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में द हाईएस्ट पोस्ट कॉमा क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
is fixed at apex scale for the ICLS। तो बेटा जो हाईएस्ट पोस्ट है इस मिनिस्ट्री में वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और ये भी यही लोग बनते हैं जो सिविल सर्वेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, आगे बन के टॉप लेवल पे जाके। तो बस ये एक बस टेक्निकली आपको ना जनरल नॉलेज की तरह याद रखना है। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, 4 एक्ट्स को रेगुलेट करती है, बिजनेसेस, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रन बाय सिविल सर्वेंट होती है। सिविल सर्वेंट जो है उनका इलेक्शन होता है एक एग्जाम से, जो कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, और हाईएस्ट पोस्ट इसमें होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बस ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है खत्म। आएंगे बेटा पॉइंट नंबर 3 पे। किसी में भी डाउट है बता देना, वैसे इतना ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 पॉइंट याद रखने सब में। नेक्स्ट आता है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको पता है इसे होम मिनिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जितना भी है ना, ये पूरी मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए होती है। प्रॉपर जो भी सिक्योरिटी है ना पूरा इंटरनली उसके लिए होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा बेटा, वो अलग होती है, वो एक्सटर्नल डिफेंस के लिए होती है। ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात करता है पूरा। ठीक है, तो एक बार इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पहला तो सेम ही है, इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पॉइंट नंबर 2, एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमा, it is mainly responsible, it is mainly responsible for the maintenance of internal security, maintenance of internal security and domestic policies, and domestic policies. Third, the home ministry is headed by union minister of home affairs, union minister of होम अफेयर्स। अभी करंटली आपको पता होगा ये जो अमित शाह जी है वो अभी होम मिनिस्टर है इंडिया में। ठीक है, एक लास्ट इसमें ना, एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लो, लाइन के सेंटर में लिख लेना, डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं? छह में डिवाइड कर लेना बेटा। पहला डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। ये थोड़े ना
क्रिटिकल होते हैं तभी इनके लिए अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ होम। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर फर्दर 3 पार्ट होते हैं बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में 1, 2 एंड 3। सबसे पहला सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। ये आप ना शॉर्ट नोट में अच्छे से बता सकते हो, ये आता है। ये सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो क्या है, जितना भी ये होता है ना सीबीआई सीआईडी, ये सीआईडी एक्चुअल में वो तो शो का नाम भी है वैसे भी है, सीबीआई सीआईडी ये सब होम अफेयर्स के अंदर आता है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और लास्ट डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। सेंसस होती है 10 साल में जनगणना, वो भी इसी के डिपार्टमेंट में आता है। तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लॉ से हट गए। चलो, ये सारा हो गया है। एक लास्ट बच गया बेटा, 4th पॉइंट, इसको अपन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बच गया ना, पॉइंट नंबर 4 लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसको भी देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is a cabinet ministry deals with the number A, deals with the number A, management of the legal affairs, अरे management of the legal affairs through the legislative department, management of the legal affairs through the legislative department. B, legislative activities through the Department of Legal Affairs, legislative activities through the Department of Legal Affairs। और C है Administration of Justice in India through the Department of Justice। ठीक है भाई, तो यहां पे आपके 3 होते हैं बेटा। पहला लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैनेज करता है सारे लीगल अफेयर्स को, ये लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है जस्टिस का अपने 3 डिपार्टमेंट से। ठीक है,
तो बेसिकली जब लॉ बनता है ना पार्लियामेंट में, तो ये जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की, ये ना एडवाइसेस करती है अपनी अलग अलग कि भाई इस तरीके का लॉ बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ये बनाओ वो ना। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। पहले बताइए भाई यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए भाई यहां तक कोई दिक्कत। बेटा देखो ये याद करना है और कुछ नहीं है, सारे पॉइंट याद कर लो। यहां पे क्या है, ये बजट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स देखता है, ठीक है। दूसरा ये कंपनीज एक्ट 2013, 1956, एलएलपी एक्ट और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी देखता है ये वाला। ये आपका क्या क्या देखता है, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर वाला मैटर, होम का, सारे ये वाले मैटर्स ये देखता है। और ये इसके 3 डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो मैनेज करता है लीगल अफेयर्स को, लीगल अफेयर का डिपार्टमेंट जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को देखता है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। दैट्स इट। ये आपके सारे पॉइंट होते हैं फिनिश। पहले बताइए भाई यहां तक कोई डाउट, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसके बाद बस रीडिंग वाले मटेरियल है, फिर मैं रीड करवा रहा हूं, खत्म कर रहे हैं फटाफट। संदीप, सुयश, मनप्रीत, बेटा कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए भाई 1 मिनट देना, हाँ मुझे। हाँ जी भाई, चलिए बेटा यहां तक भाई क्लियर है। भाई देखो ये सब आपको ना बस एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, और कुछ इसमें मैटर है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, छोटा सा ही लिखवा है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो गया, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट। अब इसमें ना बेटा कुछ सेपरेट बॉडीज इन्होंने दे रखी है, जो जिस पे शॉर्ट नोट आएगा, इस पूरे में से शॉर्ट नोट ही आएगा। 4 तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव करा दिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस और फाइनेंस वाली। अब इसमें ना कुछ रैंडम पॉइंट दे रखे जो आपने पहले, ये पहले पता है कहां होता था, ये सेम थी आपके पहले इकोनॉमिक्स में बीसीके में होती थी, जो हट चुका है पार्ट। उन्होंने अब थोड़ा यहां डाल दिया कि भाई ये भी बॉडीज है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लो, हम आपको शॉर्ट नोट दे सकते हैं। तो लास्ट एग्जाम में ही आरबीआई या शायद सेबी पे शॉर्ट नोट आया था 3 नंबर में, तो आप प्लीज याद रखना। ऑल तो आपको पता ही है सब कुछ, इजी सा है, बस मैं तभी क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है पहले, तभी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आज आपका होमवर्क ये है कि इनके आपको नोट्स बनाने हैं खुद से। नोट्स वैसे आप देख रहे हो कितने अच्छे से इंस्टीट्यूट ने बना रखे ऑलरेडी आपके लिए, तो आपको बस कॉपी में डालने। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ना बुक और कॉपी बार बार अलग अलग ना खोलनी पड़े, आपके पास एक ही जगह पे सारा कंटेंट अवेलेबल हो, आपको बस नोट्स निकालने और नोट्स से ही पढ़ना हो सारा। ठीक है भाई, तो आज का होमवर्क यही है भाई, ये आप नोट कर लेना कॉपी में। देखो अब आता है सबसे पहले सेबी। बेटा आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, मैं वैसे बता देता हूं। बेटा इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए। मतलब बेटा जैसे मान लो मैंने पैसे दे दिए कंपनी को, कंपनी ने मुझे शेयर नहीं दिए, या कंपनी ने मुझे शेयर दे दी मैंने पैसे नहीं दिए, या मैं कंपनी में फ्रॉड कर रहा हूं, कुछ पैसा ले रहा हूं, कुछ और इधर उधर पैसे लिया है किसी पर्पस के लिए, कंपनी के अंदर यूज कर रहा हूं किसी पर्पस के लिए। तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज ना हो, स्टॉक मार्केट को ना रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा 1988 में। लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ ना सुयश, तो ये था एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी? बेटा नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है इसका ना कोई एक्ट नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, मतलब कोई पावर नहीं थी। ये एक नॉर्मल बॉडी थी जिसकी कोई बात नहीं सुनता था, पहले नकली सी बॉडी थी, क्योंकि भाई एक्ट ही नहीं बनाया था ना इसका, बस स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन बाद में आपको पता है ना हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। जब वो स्कैम हुआ तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत क्रूशियल मैटर है, ये तो स्टॉक मार्केट में तो ऐसे लोग बड़े बड़े स्कैम कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, उस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया देखो अब हमें ना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ेंगे, स्टॉक मार्केट में तगड़ी रेगुलेटरी बॉडी लानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कहा रेगुलेटरी बॉडी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक काम करते ना, इसका है हम एक सेबी एक्ट, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था ना 1992 में, तभी हुआ था ये ले आते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेबी आया कब था, तो वो तो 1988 में आ गया था, लेकिन पहले वो एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था, कोई एक्ट नहीं था। लेकिन बाद में जब मेहता वाला स्कैम हुआ उसके बाद हमने इसे स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन दिया, इसके बाद ये स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया, इसके ऊपर पूरा एक एक्ट बन गया प्रॉपर, तो इसके पास ज्यादा पावर जाई। काम क्या इसका काम बेटा, सिंपल स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है बस। ये एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है जो स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करेगी। ठीक है, आया था 1988 में,
और स्टैट्यूटरी एक्ट जो है वो मिला 1992 में। तो देखो जल्दी से रीड कर लेते हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसको रेगुलेट करती है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है। ओह अच्छा अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही सेबी को रेगुलेट करेगा, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ओनरशिप इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखता है। और लास्ट स्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वाज असाइंड स्टैट्यूटरी पावर ऑन ये विद सेबी एक्ट। तो पहले स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर इसे कब मिली? 30 जनवरी 1992 को, सेबी एक्ट 1992 से। तो ये छोटा सा पॉइंट बेटा सेबी का, ये प्लीज आपको इसका नोट बनाना है होमवर्क में, मतलब नोट क्या बनाना है, ऐसे ही लिख देना इसे। अब बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिनके नहीं थे उनके मैंने लिखवा दिए, बट ये तो भाई इजी पीली एकदम। अब देखो अगला पॉइंट आता है बेटा, अगला आता है आरबीआई। ये भी एकदम हलवा सा है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है पूरा, क्या होता है आरबीआई, क्या फंक्शन होते हैं इसके। तो एक बार जल्दी से इसको बुक से रीड करेंगे, और ये फिर आपका होमवर्क है कि इसको नोट करना। चलिए, ये क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक होता है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है बेटा। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, क्या बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेबी भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आरबीआई भी आता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी। आपको पता है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ये मैनेज करता है कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम्स एंड वर्क टू प्रमोट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब देखो यहां से थोड़ा, ये तो इसके बारे में हो गया, अब यहां से थोड़ा मामला चेंज है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, BRBNM is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency notes, Indian rupee जिसे बोलते हैं, in two of its currency printing presses located in Nasik, West Indian, और देवास, सेंट्रल इंडियन। तो बेसिकली बेटा याद रखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये आरबीआई की वो डिपार्टमेंट है, वो डिवीजन है जो मनी को प्रिंट एंड मिंट करती है, जो इंडियन रुपी को छापते हैं ना। तो आरबीआई का वो कौन सा डिवीजन है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। और इसके दो जगह पे एक करेंसी प्रिंट करती है, एक तो नासिक में और एक तो देवास में। ये पूरा पॉइंट बेटा आप डालोगे, बहुत अच्छा नोट रहेगा। ऊपर तो नॉर्मल बातें करती है, अब इसके इंटरनली बातें कर रहे हैं। एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा, आरबीआई ने स्टैब्लिश करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एनपीसीआई। तो आरबीआई ने स्टैब्लिश करा है एनपीसीआई एज वन ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। बेटा जितना भी ये जो पेमेंट्स होती है ना, ऑनलाइन वाली पर्पस, पूरा यूपीआई, जैसे यूपीआई है, यूपीआई कौन लेकर आया? यूपीआई एनपीसीआई लेकर आया, यूपीआई का कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ना, ये आरबीआई ने स्टैब्लिश करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को देखता है। बेसिकली यूपीआई वगैरह जो ऑनलाइन डिजिटल है ना, सारा इसने ही स्टार्ट करा था, यही पूरा रेगुलेशन करता है यूपीआई में। तो ये हो गई पहली पॉलिसी आरबीआई की, ये एक दूसरा डिवीजन हो गया। और एक लास्ट तीसरा और आरबीआई काम करता है, क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है? डीआईसीजी, ये क्या है सर? बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, और आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए रखे हैं। और आज ये जो बैंक है, क्योंकि ये कंपनी है, ये बेटा मान लो इसको बहुत मोटा लॉस होता है और लॉस के चलते ये इनसॉल्वेंट हो जाता है। तो बेटा बैंक डूब गया। अब बैंक डूब गया तो इंसॉल्वेंसी में आपको पता है ना, पैसे जितना मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो आपके जो 50 लाख रुपए वो तो पूरे डूब गए। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, पूरे डूब गए। लेकिन आरबीआई जो है ना, उसने एक स्कीम रखी है आरबीआई, जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आरबीआई कहता है कि आपके सेविंग अकाउंट में ना मैं खुद से एक इंश्योरेंस देता हूं 5 लाख की। मतलब आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, 5 लाख तक मैं इंश्योर करता हूं। मतलब अगर किसी का अकाउंट में मतलब 2 लाख रुपए है और बैंक डूब गया तो उसे पूरा पैसा मिल जाएगा।
5 लाख रुपए बैंक डूब गया, पूरा पैसा मिल जाएगा। 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका पैसा डूबेगा, लेकिन 5 लाख तक तो आपको आरबीआई जो है वो रिम्बर्स करके वापस दे देगा। तो इसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई होप आपको समझ आया। तो ये बोल रहा है was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of deposit and guarantee of credit facilitated to all Indian banks। तो ये वाला सीन है पूरा। तो अगर आप देखो आरबीआई के ऊपर बहुत माइनर सा एक स्टेटमेंट है, छोटा सा इन्होंने पैराग्राफ दिया है, मैंने बता दिया क्या क्या है। एक बार मैं रिपीट करवाता हूं, ध्यान से सुनना भाई। 6 पॉइंट है शायद, 6-7। पहला, बेटा ये सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। दूसरा, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट भी नोट्स में लिख दो ना चल जाएगा। ये इसकी किसकी ओनरशिप होती है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ये कंट्रोल, इशू और मेंटेन करता है इंडियन रुपी की सप्लाई को। ये जो है बेटा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करता है। और फिर 3 बातें। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्रिंट एंड मिंट करता है इंडियन करेंसी। 2 डिपार्टमेंट है नासिक और देवास में। दूसरा, ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश आरबीआई ने करा था। और तीसरा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो भी आरबीआई ने स्टैब्लिश करी है, जो डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देती है कस्टमर को। चलिए, ये आपका आरबीआई का पैराग्राफ होता है डन। आगे बढ़ते हैं भाई, ये दोनों होमवर्क में बेटा, सेबी भी होमवर्क में है, आरबीआई भी होमवर्क में है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। जैसा मैंने बताया, अभी अभी आया भी था ये, मैं थोड़ा सा बताता हूं बेटा। इंडिया में जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी के केस में उसमें लगता है आईबीसी, विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये तो एक्ट है, ये क्या है? ये तो एक्ट है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है आईबीबीआई। और आपको पता है ना आईबीबीआई को कौन करता है, अभी बताया था। ये चारों एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालती थी, कंपनीज एक्ट, आईबीसी, सबको। तो आईबीआई क्या है? बेसिकली एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जाएगा उस इंसॉल्वेंट पर्सन के पास, उसके सारे एसेट पकड़ेगा, उन्हें बेचेगा, जितना भी रेवेन्यू आया उससे डेट्स को चुकाएगा, और जो नहीं चुकेगा वो स्टेटमेंट देगा, भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, जितना मिलेगा इतना मिलेगा, बाकी सब डूब गया। तो ये प्रोसेस इंडिया में कौन संभालता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। और इसका एक्ट कौन सा है? एक्ट है आईबीसी। ठीक है, आपको ये पढ़ना होता नहीं है वैसे, इन्होंने बता दिया है, ये सीएस वालों को पढ़ना होता है मेजरली। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक काम करो बेटा, मीटिंग को ना रीजॉइन कर लो। बस ये बचा है, फिर 3 कोर्ट बचे आपके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपोलियन। ये रीड करवाते ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। एक बार मीटिंग को रीजॉइन करो जल्दी से यार। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये बेटा क्या बोलता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, इजी एकदम। हाँ, ये सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईबीबीआई। अब देखो क्या बोल रहा है। आईबीबीआई क्या है? रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इन इंडिया। बेटा ये रेगुलेटर है, जितनी भी इंडिया में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है, जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट बनेगा तो इंसॉल्वेंट बनने से लेके एसेट को बेचने से लेके बाकी पेमेंट तक करने तक पूरा का पूरा जो मैटर है वो सारा आईबीबीआई संभालेगा। ऐसे नहीं है जैसे ये पर्पस किसके लिए, जैसे अनिल अंबानी भाई, अनिल अंबानी ने बोला भाई मैं जो है इंसॉल्वेंट हो गया,
तो ऐसा थोड़ी आपके बोलने से इंसॉल्वेंट हो जाओगे और सारी पेमेंट माफ कर देंगे। पहले आईबीबीआई आएगा, पूरा एसेट लाइबिलिटी का सेटलमेंट देखेगा। अगर एसेट ज्यादा होंगे लाइबिलिटी तो कहेगा भाई ये इंसॉल्वेंट नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है झूठ। अगर लाइबिलिटी ज्यादा होंगी तो बोलेगा हाँ भाई ये इंसॉल्वेंट है, फिर वो एसेट बिकवाएगा और पेमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये रेगुलेटर है पूरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का। नेक्स्ट, आईबीबीआई जो है, आईबीबीआई वो स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है, प्लीज याद रखना। एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर थ्रू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। आपको याद होगा ऊपर आईबीबीआई, जब मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करवाया था, यहां पे अभी करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कहां गया, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। तो क्या बोला है यहाँ पे, आईबीबीआई जो है वो 1 अक्टूबर 2016 को स्टैब्लिश हुआ था और उसे स्टैट्यूटरी पावर कहां से मिली थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से, जो एक्ट पास हुआ था लोकसभा में 5 मई 2016 में। तो डेट्स वेट्स याद रखना। अच्छा, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी वाला इंडिविजुअल को भी कवर करता है, कंपनी को भी कवर करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी कवर करता है और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को भी कवर करता है। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, चारों के लिए आईबीबीआई लगता है। द न्यू कोड विल बी स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस एसेट इन द कंट्री। ये जो नया कोड है ये पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है जल्दी जल्दी से, ताकि सोल्यूशन निकले। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। ये जो है आईबीआई ट्राई करता है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का जो प्रोसेस है वो सिंपल रहे, एंड इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल्स लाइक एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो बेटा ये जो आईबीबीआई है ये 2 जगह पे 2 कोर्ट में जाता है। पहला ट्रिब्यूनल क्या है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये 2 जगह पे ये ट्रिब्यूनल पे जाता है केस के लिए। ये हो गया आपका आईबीबीआई। ये भी बेटा आपके होमवर्क में है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा प्रॉपर्ली जैसे पूरे चैप्टर के बन रहे थे। नोट्स मुझे चाहिए तीनों के, आरबीआई के भी, सेबी के भी और इसके भी। अब इसके बाद क्या सर चैप्टर खत्म नहीं बेटा, छोटा सा टॉपिक और बचा है वो खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको लॉ क्या होता है और लॉ का सोर्सेस क्या क्या है, सारे सोर्सेस हमने डिटेल में डिस्कशन करे, राइट। उसके बाद हम कुछ हिस्ट्री पे गए थे, उसके पॉइंट बताए। फिर मैंने लॉ कैसे बनता है वो बताया। फिर लॉ कितने टाइप का होता है, 4, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल लॉ ऑफ जस्टिस। आज की क्लास में मैंने इन्फोर्सिंग लॉ पढ़ाया कि भैया लॉ कैसे बनता है, वो तो पढ़ लिया हमने, डन है, आ गया समझ। हमने एग्जीक्यूटिव्स भी देख लिए कि कौन कौन लॉ को एनफोर्स करता है, मिनिस्ट्रीज करती है, 4 मिनिस्ट्री पढ़ाई और इनके अंदर आरबीआई, सेबी, आईबीबीआई भी पढ़ाया। अब लास्ट पार्ट कौन सा बच गया, लॉ बनाने का सीन समझ आ गया, लॉ को इंपोज एनफोर्स करवाने का सीन समझ आ गया। अब बच गया लास्ट इंटरप्रिटेशन एंड जस्टिस के केस में। अगर लॉ का कोई गलत इस्तेमाल करता है या लॉ में कोई भी ब्रेक करता है कोई भी लॉ को, तो उस सिनेरियो में हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है बेटा, अब हम उसको देखने वाले। छोटा सा पैराग्राफ है 1 पेज का, जल्दी से देखेंगे खत्म करेंगे। तो जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें भाई, कि इंडिया में जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो क्या बोला है, where there is a dispute between citizens or between citizen and the government, these disputes are resolved by the judiciary। कह रहा है अगर 2 सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो गया या डिसीजन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसे रिजॉल्व जुडिशरी करेगा। फिर ये पहला पॉइंट बना देना आप इसमें। सेकंड पॉइंट बनेगा फंक्शन ऑफ जुडिशियरी सिस्टम। क्या क्या फंक्शन है भैया, पहला रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट एंड कोड्स। मैंने बताया था ना, ये इंटरप्रिटेशन देता है कि ये एक्ट क्या बोलना चाह रहा है, कोई उस एक्ट का गलत मतलब तो नहीं निकाल रहा। तो जो कोड्स है वो एक्ट और कोड्स में क्या सही इंटरप्रिटेशन है वो बताते हैं। ये इनका पहला काम है। दूसरा काम, ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं और प्रमोट करते हैं फेयरनेस, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग सिटीजन ऑफ द लैंड। तो 3 फंक्शन याद रखिएगा। ये तो इसका पहला पॉइंट, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, बिटवीन गवर्नमेंट, रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट फंक्शंस में ये दूसरा पॉइंट बना देना, इसके अंदर ए, बी एंड सी। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 जो है वो बनेगा क्या बेटा, वो बनेगा हायरार्की ऑफ द कोर्ट। आपको पता है इंडिया में क्या हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गया, आपका जजमेंट आया, अगर आप इस जजमेंट को चैलेंज करना चाहते हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में।
अगर आपका जजमेंट आपके फेवर में नहीं आया, अगर आपको इसे चैलेंज करना है, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी बेटा, तो फिर आप इसको अब चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट है सबसे ऊपर। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना है बेटा, ध्यान से देखो ना। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑफ द ऑन द मैटर। ठीक है, अब सबसे पहले आया सुप्रीम कोर्ट। अच्छे से देखना बेटा, आराम से। ठीक है, पेपर में पूरा आ जाएगा कि भैया जुडिशियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए पूरा 6 नंबर में, तो आपको ढंग से बताना है। पहले तीनों इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखने हैं और एक एक पॉइंट को फिर समझाना है। स्टार्टिंग विद सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। भाई जस्टिस के लिए एपेक्स, एपेक्स मतलब क्या सुयश भाई? एपेक्स का मतलब है सुप्रीम, सुप्रीम बॉडी, इससे ऊपर कोई नहीं है। एक मिनट। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, एक मिनट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या लिखोगे? आप इसको पैराग्राफ में मत लिखना, पॉइंट में लिखना ज्यादा बेटर है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। जो इसका चीफ जस्टिस है बेटा, 7 मेंबर होते हैं चीफ जस्टिस में, 7, मतलब जब आप सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब में वीडियो देखोगे ना, तो 7 मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एक ही जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में 7 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर्स को बोलते हैं चीफ जस्टिस। वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी पूरे जुडिशियरी सिस्टम की। द प्रिंसिपल बेंच, कह रहा है जो प्रिंसिपल बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो देखो मैंने बताया ना, 7 मेंबर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेजेंटली द नंबर हैज इंक्रीज टू 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू द राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिटन पिटिशन अंडर, रिटन हो गए, रिटन पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। ये तो फालतू की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, देखो पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। पॉइंट नंबर 2, स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। बेटा प्लीज आप इसे पॉइंट में बना लोगे, मजा ही आ जाएगा, आपको याद रखने में भी इजी रहेगा। थर्ड, जो चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है पूरे जुडिशियली सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है ना, उसमें 7 मेंबर होते हैं, 7 जजेस बैठे होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी 6 जज होते हैं, मेंबर, वो भी मेंबर होते हैं। लेकिन आगे अब जाके हमने ना इसे, ये जो पूरा बेंच है, इसको 34 कर दिया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो एक मेन जस्टिस होगा 33, एक और बाकी 33 मेंबर होंगे, जो भी टॉप लेवल के जजेस है, उन्हें भी बिल्कुल ऐसे प्रायोरिटी मिलती है। अब इन्हें 34 कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, वर्कलोड बढ़ गया ना। तो यहां पे आपका ये जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हाई कोर्ट। अब आपको पता है सेकंड जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है वो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया में एक है। हाई कोर्ट जो है वो अपने स्टेट स्टेट पे लगता है। जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट अलग है, पटना का हाई कोर्ट अलग है, कलकत्ता का हाई कोर्ट अलग है, ठीक है, यूपी का हाई कोर्ट अलग है इलाहाबाद में। तो ऐसे हाई कोर्ट्स का स्टेट टेरिटरी से डिवीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है फॉर होल ऑफ इंडिया। चलिए बेटा नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। क्या बोला? द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। हर एक स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट होता है, स्टेट वाइज अगर अब चले। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। आर्टिकल 214 ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है? हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। द हाई कोर्ट एज appellant ओरिजिनल jurisdiction एंड सुपरविजरी jurisdiction। ठीक है, however article 227 of the Indian Constitution limits high court supervisory power. In India there are 25 high courts, one for each state and union territory, and one for each state and union territory. अबे रिपीट हो गया क्या? नहीं। 6 states share a single high court. An individual can seek remedies against violation of fundamental rights in the high court by filing writ under article 226। तो बस बेसिक बातें कर रहा है यार, क्या क्या है। टोटल 25 हाई कोर्ट है पूरे, उसमें ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। याद रखना 6 स्टेट ऐसी है जो सिंगल हाई कोर्ट शेयर करती है, आप गूगल पे देखोगे।
और अगर कोई भी इंडिविजुअल का वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, तो वो एक रिटर्न केस डाल सकते हैं किसमें, हाई कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 226 में। सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है, 1862 में बना था। ये आपका हाई कोर्ट का हो गया। लास्ट बेटा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चल इसके नीचे भी कुछ है, अभी बताऊंगा बेटा क्या है वो। लास्ट जो नीचे सबसे नीचे है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलता है, बिलो द हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल लॉ मैटर्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, क्लेम फॉर डैमेजेस। द कोर्ट ऑफ सेशंस डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट से नीचे है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ये जो है ये सिविल लॉज में डील करते हैं, डिस्प्यूट वगैरह में, और कोर्ट ऑफ सेशंस लगते हैं इसमें, जहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के मैटर चलते हैं। मतलब ये दोनों में डील करता है, सिविल लॉ पे भी और क्रिमिनल लॉ पे भी, ऐसा कुछ नहीं है। अंडर प्रिकनरी जुरिस्डिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 crore। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन 2 crore का मतलब क्या है बेटा, यहां पे जो मैटर्स है ना, वहां पे 2 करोड़ तक के सूट तक ही चलते हैं, उससे ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, jurisdiction means the power to control. Courts get territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on the local limits within which the parties resides on the property under the dispute is situated. सिंपल सी बात, मान लीजिए मैटर जो है बेटा, वो लोकेशन ए पे हुआ, मैटर हुआ है लोकेशन ए में। अब जिस जगह पे मैटर हुआ है, मान लीजिए ये स्टेट जो है ये है दिल्ली, स्टेट क्या है दिल्ली, तो सर हम दिल्ली के हाई कोर्ट में जाएंगे बेटा, इतना बड़ा मैटर नहीं, छोटा सा मैटर है, डिस्प्यूट का मैटर है जो लेस देन 2 करोड़ का है, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज डिवाइड होती है। तो आपको पता है दिल्ली के जोन है, अलग अलग जोन है, जोन ए जोन बी। तो ये जो लोकेशन है ये किस जोन में फॉल करेगी, किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करेगी, उस पे मैटर करेगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। तो यही बोल रहा है, courts get territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on the local limits within which the parties reside or the property under which dispute is situated. जहां पे डिस्प्यूट हुआ है उस एरिया में कौन सा जोन पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिसाइड करोगे। अब होता क्या है ना बेटा, देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें बहुत छोटे छोटे मैटर्स आते हैं, और आपको पता है इंडिया में छोटे छोटे कितने सारे मैटर्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आजकल ना एक नए सॉर्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। सर क्या ये हर स्टेट में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हर स्टेट में होता है, ना ना ना, इसके लिए ना मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। सर कहां पे होते हैं बेटा, ये वहां पर होते हैं जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा होती है। अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो उस जगह पे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानते हैं वहां पे सफिशिएंट है, संभाल लेगा। लेकिन अगर यार जैसे दिल्ली है, भाई दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो जहां पॉपुलेशन 10 लाख उससे ज्यादा होती है ना, तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो बर्डन है ना बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए आजकल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को भी स्टैब्लिश किया जाता है। तो क्या बोलता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना, मेट्रो सिटीज होती है ना, दिल्ली है, बेंगलोर है, ये सब, इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। अच्छा, तो ये किसके अंदर काम करेंगे, अंडर दी हाई कोर्ट काम करेंगे, वेयर पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। Chief Metropolitan Magistrate has powers as Chief Judicial Magistrate and Metropolitan Magistrate has power of the court of a magistrate of first class। मैं बताता हूं सिंपल सी, ये कह रहा है जो चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट होगा, मतलब जो मेट्रोपोलियन कोर्ट का जज होगा, उसके पास सेम पावर होगी एज जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है। तो कह रहा है सेम पावर शेयर करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है वैसे ही यहां पे भी जज है। बस याद रखना ये हर जगह पे नहीं होते, ये वहीं पर होते हैं जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होती है, और ये किसके अंडर होते हैं, हाई कोर्ट के अंडर होते हैं। बस, तो ये आपका बेटा जुडिशरी सिस्टम है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। पहले मैंने आपको लेजिस्लेशन वाला पार्ट पढ़ाया पार्लियामेंट का, फिर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट पढ़ाया जिसमें आपकी मिनिस्ट्रीज थी, आरबीआई, सेबी और आईबीबीआई था। उसके बाद हमने पढ़ा पूरा जुडिशियल सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मेट्रोपोलियन कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा इंडियन
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आज का आपका एक होमवर्क छोटा सा क्या है बेटा, जो मुझे अगली क्लास में चाहिए। अगली क्लास में जब मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कराऊंगा तो मेरी पहली कंडीशन ये है, मैं नोट्स चेक करूंगा भाई, और जिस जिस कॉपी में करे उसमें लेकर आना। पहले बता दो, कहीं बोल रहे हो कॉपी हो गई सर, क्लास से बाहर कर दूंगा। सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई और इसके अलावा ये शायद आपका पूरे उसका पहला होमवर्क होगा जो मैंने आपको बुक से करा के हैंड रिटन नोट्स करवा रहा हूं। अदरवाइज इसको पता है आपको, इसके अलावा कभी आपको होमवर्क मिला नहीं है। तो ये पहला होमवर्क है भैया, और शायद आखिरी है, इसके बाद सोगा और वो तो मैं खुद ही कराऊंगा हैंड रिटन से। तो इसको डन करवा दो फटाफट से। अगली क्लास आपसे मिलेंगे बेटा कब अपन, थर्सडे, परसों मिलेंगे ना ऑफलाइन मालवीय नगर में। तो प्लीज इसको डन करवाना। ओके सर, ओके ओके, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। होमवर्क कर कर आइएगा, बाय बाय।